जीवन में और स्त्री थी। तुम दोनों के अलावा हमारे और 2 पुत्र भी हैं। स्वराज की भावना तब पैदा होगी जब तुम ये सोचना बंद करोगे कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, और ये सोचना आरंभ करोगे कि तुमने देश के लिए क्या किया। वार करने के साथ साथ वार बचाना भी सीखो। युद्ध शत्रु को मारकर नहीं, स्वयं जीवित रहकर जीता जाता है। हमारी अनुपस्थिति में शाहू जी की षड्यंत्रों से रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है बाजी। संतान को जन्म तो कोई भी दे देता है, पर पिता हर कोई नहीं बन पाता। संतान जब लड़खड़ाती है तो मां उसे गिरने से बचाती है, पर पिता संतान के गिरने के बाद उठना सिखाता है, चलना सिखाता है, लड़ना सिखाता है। आप मेरे जीवन का सूर्य थे बाबा। ये सूर्य ढल गया है, पर इसके प्रकाश को नहीं ढलने दूंगा। आपके आदर्श और आपके संघर्ष दोनों को आगे ले जाऊंगा मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज की आराधना आपका उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। आपकी परंपरा भी संभालूंगा और आपकी पेशवाई भी। वाकई में हमारी होने वाली बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। सुरैया बेगम, इस चांद के टुकड़े के लिए हम कुछ सितारे साथ लाए हैं। समदन जी, आप तो वाकई हमारी बेटी के लिए पूरा आसमान तोड़कर ले आई है। हर एक तोहफा एक से बढ़कर एक नायाब है। ये सब हम बहू के लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए लाए हैं। सुरैया बेगम, ये जोड़ा, ये सारे जेवर, ये हमारे बेटे ने, यानी कि इनके उन्होंने स्वयं चुने हैं। बहुत खूबसूरत है। रानी सा, मैंने तो सोचा था कि मस्तानी ने राजकुमार जगतराज की जान बचाकर जो आपकी बेइज्जती की है ना, उसका बदला लेने के लिए आपने रिश्ता कराया है। ये क्या? लेकिन ये तो बदला कम, इनाम ज्यादा लग रहा है। बेटी के तो पर पहले से ही निकले हुए थे, अब इतने सारे उपहार, गहने और ये वस्त्र देखकर इसकी माँ के भी पर निकल आए हैं। तोहफों से तकदीर नहीं बदलती। मस्तानी ने हमारे बेटी की मर्दानगी को जो ठेस पहुंचाई है, इसकी तकदीर में उस गलती की सजा हम लिख चुके हैं।
मस्तानी, हम आज तक सर झुकाकर जीते आए हैं, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे ससुराल में इतनी इज्जत मिलते देख हमारा सर फक्र से ऊंचा हो गया है। देखना, तुम्हारी माँ का सर झुकना नहीं चाहिए। बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हारी हर गलती, हर गुस्ताखी को माफ करते आए हैं, लेकिन ध्यान रखना, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम आपका सर कभी नहीं झुकने देंगे अम्मी, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। रकमा, आई साहब हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। बाबा के इतने बड़े विश्वासघात के बाद वो उनसे प्रेम कैसे कर सकती है? उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपना दर्द, बाबा का छल सब भूल चुकी है। जो इतनी पीड़ा दे, कोई कैसे उससे प्रेम कर सकता है? ताई साहब, शायद क्रोध और घृणा की सीमा केवल मृत्यु तक ही होती है, पर प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए जीवन समाप्त होने के बाद मात्र प्रेम ही याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है। हमें लगता है हमने आज पेशविन बाई को नहीं, आई साहिब को देखा। वो आई साहिब जिन्हें बाबा सरकार कहकर बुलाते थे, वो आई साहिब जिनकी कहानियां ये भी सुनाते हैं और भ्यूताई भी। सही कहा वहीनी। आज वर्षों बाद हमने फिर से अपनी आई को देखा, वो आई जिसे पेशविन बाई ने हमसे छीन लिया था। भ्यूताई, आपकी आई को आपसे पेशविन बाई ने नहीं, पेशवा साहिब के छल ने छीना था। पति का विश्वासघात पत्नी की आत्मा को कैसे जला देता है, ये बात पति कभी समझ ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि हम पेशवा साहब के शत्रु थे। शिव 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 शिव, ये झूठ है। सत्य तो ये है कि पेशवा साहब ने जो इस देश के लिए किया, हम उसका सम्मान करते हैं। पेशवा साहब और हमारे विचार अलग थे, लक्ष्य तो एक ही था। हम दोनों के बीच केवल द्वंद्व था, द्वेष नहीं। मात्र पेशवा साहब नहीं बल्कि उनके दोनों पुत्रों ने भी शाहू महाराज और राज्य की बहुत सेवा की है। परंतु मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेशवा साहब ने राव को इतने कम उम्र में युद्ध भूमि ले जाके अच्छा नहीं किया, क्योंकि युद्ध भूमि में रक्तपात देख देख कर राव का हृदय भी पत्थर का हो गया है। तभी तो अपने पिता को मुखाग्नि देते हुए आंसू का एक बूंद तक नहीं आया राव की आंखों में, बल्कि राव ने तो। क्या हो नरोराम जी, रुक क्यों गए? संकोच मत करिए नरोराम जी, स्पष्ट कहिए। राव ने अपने पिता को मुखाग्नि देते हुए ये वचन दिया है कि अगले पेशवा वो ही बनेंगे। पेशवाई कोई पिता की पगड़ी नहीं है कि पुत्र ने उठाई और अपने सर पर रखी। आना चाहिए था मस्तानी साहब। अगर महल में किसी को पता चल गया तो खराब मच जाएगा। हमारे जहन में तुम्ही ने शक डाला है चंदा। अब हम बगैर सच जाने इस रिश्ते में कैसे बन जाए? आप करने क्या वाली है मस्तानी साहिबा? पता नहीं,
क्या करना है क्या नहीं, ये तो उन्हें देखने के बाद ही समझ आएगा। बस किसी भी तरह हमें हमारी पहचान छुपाते हुए वहां तक पहुंचना है, क्योंकि अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो पिताजी का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। आप अपने होने वाले पति को देखने जा रहे हैं। विवाह से पूर्व दुल्हन का दूल्हे को देखना अपशगुन होता है। हम कोई भी अंधविश्वास को नहीं मानते हैं चंदन, और अगर मान लो कि ये बात सच भी हो तो भी इस वक्त उन्हें देखने से सिर्फ हमारा बुरा होगा। और अगर रिश्ते में कोई खोट है और अगर हमने बिना सच जाने ये शादी कर दी तो हमारे साथ साथ हम दोनों के परिवार को ये दुख उठाना पड़ेगा, और हम अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बाजे, मृत्यु जिसकी है सखी, मित्र हर कठिनाई है, रण का हाहाकार जिसके कानों को शहनाई है, माथे पे जो त्रिशूल रखे सूर्य पलकों के तले आग, जो उसको छुए तो हाथ उसका भी जले, घाव हैं आभूषण जिसके, रक्त ही श्रृंगार है, संसार में उस वीर को ही जीने का अधिकार है। गाय हो बाबा। जी के जाने से स्वराज्य का एक स्तंभ गिर गया है, पर जाने वाला मित्र हो या संबंधी, सिंहासन किसी के लिए भी आंसू बहाने की मोहलत नहीं देता। अब वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, हमारे शत्रु हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और शीघ्र पेशवा का चयन करना चाहिए। आपकी दूरदृष्टि धन्य है महाराज। हम तो केवल ये सुझाव दे रहे हैं कि पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए पुत्र से अच्छा और कौन हो सकता है।
आप राव को पेशवा क्यों नहीं बना देते? आप राव के नाम का सुझाव दे रहे हैं? हमें तो लगता था कि आप राव को पसंद नहीं करते। महाराज, ये सत्य है कि राव होश से अधिक जोश से काम लेते हैं, परंतु महाराज, राव की अखंड स्वराज के प्रति निष्ठा और समर्पण को नकारा नहीं जा सकता। हमें लगता है कि राव को एक मौका देना चाहिए। क्षमा कीजिए, परंतु ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंत? पेशवाई कोई खिलौना नहीं कि किसी भी हठी बालक को दे दिया और जब उसे नहीं संभला तो वापस ले लिया। राजनीति में शत्रु को शक्ति से और अपनों को संतुष्टि से जीता जाता है। महाराज को अपने प्रबल और समर्थ समर्थकों में से किसी को पेशवाई सौंपकर उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। आपकी बात में चतुर की चतुराई है नरोराम, परंतु ये मत भूलिए कि राव में भले ही चतुराई ना हो परंतु गहराई है, और बचपन से ही स्वर्गीय बालाजी ने उन्हें तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है महाराज कि राव स्वयं पेशवा बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की चिता पर अगला पेशवा बनने की शपथ तक ली है। पेशवा कौन बनेगा और कौन नहीं, इसका निर्णय राव नहीं, स्वयं महाराज लेंगे। ये राव तो अति महत्वाकांक्षी निकले। उम्र ही क्या है उनकी? मात्र 19 वर्ष। इतनी कम आयु में आज तक कोई भी पेशवा नहीं बना। नरोराम, तुम हमें क्षमा करें महाराज। नरोराम, युवा ही इस देश का भविष्य है और महत्वाकांक्षा ही उड़ने के लिए पर देती है। अब हमने सत्य कहा ना महाराज? कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। चिम्माजी साई, जाइए सबको बुलाकर लाइए। आई साहब के साथ बैठकर तय करना है कि आने वाले संकट के साथ कैसे निपटेंगे। कौन सा संकट भाऊ? जब तक बरगद का पेड़ था पौधे सुरक्षित थे, और अब आंधियां भी आएंगी और आरियां भी। आशीर्वाद दीजिए इस राज्य का पेशवा बनकर मैं बाबा की विरासत को संभाल सकूं। लगता है पंत, क्या हम महाराज को राव के विरुद्ध कर पाए? शंका का बीज तो बो दिया है नरोराम। बस महाराज के सामने बालाजी की विरासत पर दाग लगाकर इस शंका की पुष्टि करनी है।
राऊ, आपके पिता आपको विरासत में कई शत्रु देकर गए हैं। आपको पेशवा बनने से रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। आपका हर घाव हरा करेंगे, हर जख्म कुरे देंगे। आपको स्वर्गीय पेशवा साहेब और उनके परिवार पर उन्हें उंगली उठाने का कोई अवसर नहीं देना है। आपका मतलब नहीं समझा है साहिब। आई साहब उस वचन की बात कर रही है जो पेशवा साहब के अंतिम समय में आपने उन्हें दिया था कि आप उनके 2 अन्य पुत्र राणोजी और भिकाजी की जिम्मेदारी उठाएंगे। पेशवा साहब का ये कलंक परिवार के बाहर नहीं जाना चाहिए भाव, क्योंकि परिवार तो कलंक छुपा लेता है, लेकिन संसार कलंक छुपाता नहीं, उसकी नुमाइश करता है। हमें वही करना चाहिए जो आई साहब कहती है। वाह पंडित जी, शास्त्रों ने आपको यही सिखाया है कि एक पुत्र ने अपने मरते हुए पिता को जो वचन दिया हो उसे भूल जाए। आपको उनके वचन की चिंता है और हमें उनके विरासत की। चांद का कलंक सामने आने से उसका यश कम नहीं हो जाता। व्यक्ति और चांद में यही अंतर होता है भाऊ। जब व्यक्ति का कलंक सामने आता है तो वो उसकी पहचान बन जाता है। आप अपने पिता के 2 अन्य संतानों को, अपने भाइयों को कलंक समझते हैं। नहीं भाऊ, आप 2 कलंकों को अपने भाई समझ रहे हैं। बस आपको पिता को दिया हुआ वचन याद है, आई को दिया हुआ वचन भूल गए। आपने हमें वचन दिया था कि आप इस परिवार के लिए और इसके सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं पाजी बल्लाड़ भट्ट ये शपथ लेता हूँ, मैं हमेशा ऐसा काम करूँगा जिससे मेरी आई, मेरे परिवार का सम्मान बढ़े, घटे नहीं। राहु, क्या माँ को दिए हुए वचन का मूल्य पिता को दिए हुए वचन से कम होता है? भाई साहिब, जब तक बाबा जीवित थे आपने मुझसे कभी आप दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहा, फिर उनकी मृत्यु के बाद क्यों कह रही है? राऊ, आप पेशवा बनने के बाद अपनी मनमानी कर लीजिए। इस वक्त जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। यदि मुझे पेशवा बनना है तो इस समय मुझे सातारा में शाहू जी महाराज के साथ होना चाहिए, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में पंत और सचिव उन्हें मेरे विरुद्ध करने का प्रयास कर रहे होंगे। यजमान, क्या हम सही सुन रहे हैं? मस्तानी साहिबा, इस दासी के होश में आने से पहले लौट आएगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि आप किमे में नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है बाबा? पहले आपने हमारी नृत्य शिक्षा को रोका, लेकिन हम चुप रहे। फिर आपने हमारे घुंघरूओं को निकालकर बाहर फेंक दिया, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद आपने हमारे अंग रक्षक रंजीत सिंह को हमसे दूर कर दिया, पर अब आप हमें विवाह करने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें विवाह करने के लिए कौन कह रहा है? विवाह करने के लिए तुम्हारा ये खंड आ जाएगा, जिसे तुमने आज तक चलाना तो दूर, उठाया तक नहीं है। मेरी बात सुन, महाराज छत्रसाल राज्य से बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनकी सुंदर सुशील और वीर पुत्री की शादी तुम्हारे जैसे मोरपंख के साथ हो रही है।
अगर महाराज यहाँ पर होते तो ये शादी कभी नहीं होने देते। ये तो भला हो रानी साहबा और राजकुमार जगतराज का कि मस्तानी का घमंड तोड़ने के लिए वो उसकी शादी तुम्हारे साथ रचा रहे हैं। पर बाबा, विवाह के बाद क्या होगा? हम नहीं जाएंगे मस्तानी के कक्ष में। उसकी नौबत नहीं आएगी। मस्तानी की डोली महारानी साहिबा के महल से विदा तो होगी, लेकिन हमारी हवेली पर उतरने के लिए नहीं। फिर वो मुगल बादशाह को हमारी तरफ से तोहफा बनकर दिल्ली जाएगी और फिर मुगलों की मदद से हम बुंदेलखंड जीतेंगे। दासी, तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही हो? जी नहीं, हम तो बस कुंवर के ससुराल से उनके लिए बनारसी पान लेकर आए थे। वो आप लोग बातें कर रहे थे, इसीलिए हम बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तुमने कुछ सुना तो नहीं? जी नहीं। तो फिर तुम चौंकी क्यों? चींटी, वो हम इंतजार कर रहे थे तो अचानक हमारे पाँव में एक चींटी ने काट लिया, इसलिए हम घबरा गए और हमारे हाथ से पान का डब्बा गिर गया। हमें क्षमा कर दीजिएगा। चींटियों से डर गई जो हमारी तरह चींटियों से डर जाती है, उससे क्या डरना बाबा? इसने कुछ नहीं सुना, और अगर यदि सुना भी होगा तो आप जैसे पुराने वफादार के विरुद्ध एक दासी की बात कौन सुनेगा? जाओ यहां से। जी। आप सासवड़ से बाहर जाना चाहते हैं। पिता की 13वीं से पूर्व यदि पुत्र घर से बाहर जाए तो पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। हम राऊ को यही समझा रहे थे। आई। दुख की इस घड़ी में महादेव आपको इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करें। हम तो आपको बस ये दिलासा देने के लिए आए थे कि पेशवाई के लिए हम राऊ के दावे का समर्थन करते हैं। अब हम लड़के वालों से क्या कहेंगे, हैं? लड़की विवाह होने से पहले भाग गई, हैं? राजपूत की गर्दन कट जाए और आ नहीं निकलती। आपकी बेटी ने तो हमारी नाक काट दी। इतने बरसों बाद हमें खुशी मिली थी, हमारी बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, ऐसी औलाद से तो हमें बे औलाद रखता तू। औलाद माँ का गुरूर होती है, लेकिन हमारी औलाद ने हमारा सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया। अब हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? किसी को लड़के वालों से कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम द्विजेंद्र से शादी नहीं करेंगे। मस्तानी, शादी नहीं करोगी तो क्या मायके में सारी उम्र माँ का दामन थाम कर रोती रहोगी? किसी पराये का दामन थाम कर रोने से तो बेहतर है ना। विवाह के बाद पति पराया नहीं होता मस्तानी, उसके लिए पत्नी को अपनाना पड़ता है। और आपने हमारे लिए जिसे चुना है वो हमें तो क्या, किसी भी औरत को अपनाना नहीं चाहते। हम खुद अपनी आंखों से उन्हें देखकर आ रहे हैं।
झूठ, और बिल्कुल झूठ। एक तो पहले ही आपने हल्दी लगाने के बाद बिना किसी को बताए महल से बाहर जाने की भूल की, और अब डांट से बचने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं। मासा, ये हमारी पसंद के लड़के से शादी ना करने के बहाने हैं और कुछ नहीं। आपको और आपकी बेटी को अपने परिवार पर यही विश्वास था सुरैया बेगम? जब लड़का हमने चुना था तो आपने अपनी बेटी को उसकी जासूसी करने क्यों भेजा? रानी सा, हमने किसी को नहीं भेजा, और मस्तानी को भी शायद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हमें नहीं, रानी सा और भाई सा को हुई है, क्योंकि हमें सजा देने के लिए उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा पति चुना है जिनके हाथ तलवार चलाने के लिए नहीं। और ये बात इन्हें भी नहीं पता कि उसके पिताजी इन्हें भी धोखा दे रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि विवाह के बाद वो हमें मुगल बादशाह को तोहफे में देंगे, ताकि हम बंदी बनकर रहें और वो लोग मुगल बादशाह की मदद से बुंदेलखंड पर कब्जा कर लें। आप हमसे नाराज है तो भाई साहब हमें सजा दीजिए, हमारी शादी किसी से भी करा दीजिए, पर अगर हमारी गलती की सजा आप बुंदेलखंड को देंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काश आपने हमारे लिए मौत चुनी होती, दुश्मन चुना होता, पर अफसोस आपने हमारे लिए गद्दार चुना। और आप रानी साहब, आप हमसे जलती हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, पर इस आग में देश नहीं जलना चाहिए। आई साहब आपको जितनी दक्षिणा देती है उसके बाद तो आप भाव का क्या, उनके घोड़े बादल का भी समर्थन करेंगे। भट्ट जी ये सब किसी उपहार या दक्षिणा के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो हम अन्य ब्राह्मणों को राव के पक्ष में नहीं लाते, जो उस दिन जो उस कन्या को देवदासी बनने से रोकने पर अभी तक राव से रुष्ट है। पेशविन भाई, कदाचित आपको नहीं मालूम कि सारी बिरादरी राव से सख्त नाराज है, और यदि ये अब 13 दिन का शोक पूरा होने से पहले ही घर से बाहर जाएंगे तो हमें क्षमा कीजिएगा। इस बार हम भी ब्राह्मणों को मना नहीं पाएंगे। पर जब शाहू महाराज इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो रुककर क्या करूंगा मैं? राव, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम भट्ट जी का निरादर नहीं कर सकते। राव कोई परंपरा नहीं तोड़ेंगे, और आज तक राव ने धर्म की और आपकी जो भी अवज्ञा की है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पेशविन भाई, इसकी क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता आपको नहीं है भट्ट जी, पर मंदिर में जो श्रम दान करते हैं उनको है, ये उनके लिए है। जी, वैसे भी ब्राह्मण को धन से क्या काम? ब्राह्मण को धन, स्वर्ण और संसार तीनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, ऐसा हमें ज्ञात है। किंतु आपको भी यह ज्ञात होना चाहिए कि आपके परिवार के विषय के हित में सोचना हमारा काम ही नहीं, अपितु हमारा कर्तव्य भी है। और पेशविन भाई, वही कर्तव्य हमें यहां तक ले आया, ये बताने के लिए कि शमशान भूमि में ही आपके परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ हो चुका है। आपका परिवार कोंकण से था, और इसलिए राव को बाहर वाला बताकर उनकी पेशवाई का विरोध किया जाएगा। अब तक तो कुछ लोगों ने शाहू महाराज के कान भरने भी शुरू कर दिए होंगे। पेशविन भाई साहब,
और यदि आपको लगे कि इस विषय में हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं तो निसंकोच आदेश कीजिएगा। अब हम आज्ञा चाहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं। मैं अपने जीवन में क्या करूं इसका निर्णय भट्ट जी कब से लेने लगे। राव, यही आपकी कमजोरी है। आप होश से नहीं जोश से काम लेते हैं। हमने आपको भट्ट जी का नहीं, धार्मिक परंपराओं का अनुसरण करने को कहा है। इसी तरह परंपराएं तोड़ते रहेंगे तो कोई आपका समर्थन नहीं करेगा। तो क्या करूं आई साहिब? वहां शत्रु रणनीति बना रहे, मैं घर पर बैठकर क्या करूं? अब धैर्य क्यों खो रहे हैं? अगर आई साहब कह रही है तो सही होगा ना? काशी भाई, बात यह नहीं कि कौन क्या कह रहा है, बात यह कि कौन क्या कर रहा है, और इस समय मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आप आई साहब से क्यों तर्क वितर्क कर रहे हैं? बात इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी कि आप बना रहे हैं। सारा संसार 13 दिन का शोक मनाता है, तो आपको संसार के विरुद्ध क्यों जाना है? कोई मुझे समझे या ना समझे, मुझे लगा मेरी पत्नी अवश्य समझेंगी, पर आपने मुझे समझा ही नहीं। राव, हमने आपको घर में रुकने को कहा है, कुछ ना करने को नहीं कहा। राजनीति में कोई तेज चले या ना चले, दिमाग जरूर तेज चलना चाहिए। आप घर पर बैठ के रणनीति बनाइए, ताकि आज से 14वें दिन बाद जब आप सातारा के लिए प्रस्थान करें तो आपके दुश्मनों के पास आपकी वार का कोई काट न रहे। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं आई साहिब, इसीलिए स्पष्ट पूछ रहा हूं, क्या मेरा 13 दिन तक घर पर रुकना यह आपका आदेश है? हाँ राहु, ये हमारा आदेश है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, पर आपके आदेश का पालन करूंगा आई साहिब। इस आखिरी लकीर के मिट जाने के बाद मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच कोई लकीर, कोई रस्म, कोई दीवार नहीं रहेगी। आप कहीं जा रहे हैं? अभी तो बाबा का शोक चल रहा है। शायद आपने अपने भाव की बात सुनी नहीं। शोक का समय समाप्त हो चुका है भिहू भाई। आपको दुख नहीं है तो ना सही, कम से कम मेरे साथ मेरे दुख में खड़े तो रह सकते। भाई साहब ने क्या कहा आपने सुना नहीं? सुख मेले में और दुख अकेले में घटता है। आप अपने कक्ष में अकेले कुछ समय बिताएंगी तो दुख घट जाएगा। आप अपनी आई साहब से कुछ सीखती क्यों नहीं? पति खो दिया, अभी तो धैर्य नहीं खोया। और एक आप हैं, हमारे घर से बाहर जाने के विचार से ही विचलित हो रही हैं। भिहू भाई छोड़िए, पंत हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप पंत से मिलने क्यों जा रहे हैं? कहीं आप भाव के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर रहे ना? हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं आपको बताना अनिवार्य नहीं समझते, पर बेहतर होगा यदि आप भी ये बात किसी से ना बताएं। पेट में हमारी संतान तो नहीं रख पाई, हमारी बात ही रख लीजिएगा।
हमारे इतने स्वामी भक्त सरदार पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। अगर आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहती हैं तो बेशक कीजिए, पर उसके लिए लोगों की वफादारी पर उंगली मत उठाइए मस्तानी। सरदार हर संकट, हर युद्ध में महाराज के पीछे खड़े रहे हैं। पीठ में छुरा वही मारता है जो पीछे खड़ा हो। धोखा दुश्मन नहीं, दोस्त देते हैं, या फिर घर वाले। ये मत भूलिए कि आप इस शादी के लिए अपनी जुबान दे चुकी हैं, और अपनी जुबान से पलट जाना राजपूतों की रीत नहीं मस्तानी। मस्तानी, मस्तानी रानी से सही कह रही है, बात को समझो। हम आपकी बात मान लेते अगर हमारी तकदीर के साथ साथ बुंदेलखंड की तकदीर ना जुड़ गई होती। बस एक शब्द भी और नहीं मस्तानी। इस महल के निर्णय लेने के अधिकार महाराज ने हमें दिए हैं, और उसी अधिकार से हम ये निर्णय ले रहे हैं कि आपका विवाह द्विजेंद्र से होगा, और आज ही होगा। सुरैया बेगम, अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कीजिए, वरना अपने हाल की जिम्मेदार आप स्वयं होंगी। ये है सूरत के हनुत सिंह जी। तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। व्यापार और व्यवहार में माहिर है, पर योद्धा नहीं है। और इनके ठीक विपरीत रुद्र प्रताप सिंह जी अकेले मुगलों से लोहा लेते हैं। महान योद्धा हैं, पर व्यापार और व्यवहार में कच्चे हैं। और ये गुलाब सिंह जी सेना और शासन में निपुण हैं, पर लोग इनसे डरते हैं, प्रेम नहीं करते। क्या बात है बहनी? आज आप जिस तरह से भाऊ को एकटक देख रही थी, हमें तो लगा कि आपकी समाधि भंग ही नहीं होगी। और ये है गंगाधर जी, जो ब्राह्मण है। अपने मन से हर वहम को निकाल दो मस्तानी। रानी सा तुमसे दुश्मनी कर सकती है, लेकिन बुंदेलखंड से नहीं। अम्मी, हमें कोई वहम नहीं। हमें लगता है कि रानी सा और भाई सा को द्विजेंद्र के पिता की असली नीयत के बारे में कोई अंदाजा नहीं। पर ये बात भी सच है कि उन्हें ये अंदाजा जरूर है कि द्विजेंद्र हमारे ही क्या, किसी भी लड़की के लायक नहीं है। तभी तो यहाँ से कुछ कोस दूर होने के बावजूद वो शादी के लिए खुद नहीं है। अपने खंड को भेज दिया। बूंदली रस्मों के मुताबिक ये शादी तो हो जाएगी, पर उनके सच्चाई का किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं है,
इस वक्त ये शादी रोकने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। मस्तानी, अगर ये शादी टूट गई ना तो हम भी टूट जाएंगे। इतना सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अब और दुख नहीं झेल सकते हम। मस्तानी, तुम रानी सा से लड़ सकती हो लेकिन अपने नसीब से नहीं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी वजह से इतने दुख लिखे हैं। क्या हुआ ताई? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या हुआ अभी? आज बाबूजी ने फिर कुछ कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि पति की सुनती हूँ तो भाव को चोट पहुंचेगी, और यदि नहीं तो मेरी गृहस्थी को। चुनाव सही और गलत के बीच का निर्णय सरल हो जाएगा। अपनों की बात कानों तक पहुंचे या ना पहुंचे, पीड़ा अवश्य पहुंच जाती है। बात क्या है भी? बुंदेलखंड की बेटियां अगर अपने देश के लिए किसी की जान ले सकती है तो अपनी जान दे भी सकती है। हमारी रगों में महाराजा छत्रसाल का खून भी है और जुनून भी। हम अपनी जान दे देंगे पर बुंदेलखंड के दुश्मन का मोहरा नहीं बनेंगे। हम नहीं जानते मस्तानी इस संबंध से इनकार क्यों कर रही है, पर इतना अवश्य जानते हैं कि यदि वो इस संबंध के स्थान पर मृत्यु का वर्ण करना चाहती है तो अवश्य कोई बात होगी। वैसे भी बुंदेलखंड में नारी की इच्छा का सम्मान किया जाता है, उस पर अपनी इच्छा थोपी नहीं जाती। यदि मस्तानी चाहती है ये विवाह ना हो तो ये विवाह नहीं होगा। महाराज, आपका यह निर्णय हमें आपका शत्रु बना देगा। हमारे शत्रुओं की सूची इतनी लंबी है सरदार कि उसमें एक नाम जुड़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु आपके शत्रुओं की सूची में यदि महाराज छत्रसाल का नाम जुड़ गया तो आपको बहुत अंतर पड़ेगा।
मुझे नहीं पता कि वो पंत से मिलने क्यों गए, पर इतना अवश्य पता है कि चोरी चोरी जाने वालों के दिलों में कोई तो खोट रहती है। राजनीति में भी गिरने के लिए एक सीमा होती है। पंत जी ने मेरे परिवार को राजनीति में घसीटकर मुझे उनसे उत्तर मांगने के लिए मजबूर किया है, और उनसे उत्तर मांगने मैं स्वयं जाऊंगा। राव, क्रोध अंगारा होता है, जिसके अंदर दबा होता है उसे ही जला डालता है। तो क्या करूं आई साहिब? घर में हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं? हम निर्णय ले चुके हैं, आप कोई परंपरा, कोई संस्कृति नहीं तोड़ेंगे। संस्कृति कुआं नहीं होती, एक बहती हुई नदी होती है। इसकी रक्षा रोक कर नहीं की जाती, पर बांध जरूर लगाया जाता है, नदी पर भी और जोश पर भी। राऊ, आपने अपने उत्साह पे अंकुश नहीं लगाया तो आपके पेशवा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। पेशवा बनना मेरा सपना नहीं है, मेरी साधना है आई साहिब। सपना तो इस मातृभूमि के लिए मिट जाना है, पर मिटने से पहले बहुत कुछ बनाना बाकी है। एक नया देश, एक नया समाज, और वो बनाने से पहले आपको पेशवा बनना पड़ेगा। और यदि आप 13वीं से पहले बाहर गए तो आपका पेशवा बनना कठिन है। इसीलिए धैर्य रखिए। धैर्य कैसे रखूं आई साहिब, जब मुझे पता है कि मेरे रुक जाने से पंत अपने षड्यंत्र नहीं रोकने वाले। मैं यहाँ बंधन में बंधा हूँ और वहां पंत पेशवा पद के लिए गंगाधर जी का नाम प्रस्तावित कर रहे होंगे। महाराज, हम पेशवा के पद के लिए एक स्वामी भक्त, अनुभवी और सुयोग्य व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, और वो व्यक्ति हैं औरंगाबाद के सरदार राजधन्य गंगाधर जी। आपको कैसे पता बहू? क्योंकि ज्ञान और अनुभव में एक वही है जो बाबा की बराबरी कर सकते हैं। और औरंगाबाद में अपनी योग्यता को सिद्ध भी किया था उन्होंने। औरंगाबाद में जो इन्होंने किया वो उनकी योग्यता और कुशलता की बस छोटी सी झलक है महाराज। पीढ़ियों से इनका वर्ग राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। तो यूं समझ लीजिए कि पेशवाई तो इनके रक्त में है। तो जो कुछ आपके पास नहीं है वो गंगाधर जी के पास है। इसलिए तो मुझे वहां शाहू जी महाराज के पास दरबार में होना चाहिए, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि आयु और अनुभव में कम हूं लेकिन योग्यता में नहीं। यदि शाहू जी महाराज ने मेरी अनुपस्थिति में कोई निर्णय ले लिया तो बहुत देर हो जाएगी आई साहिब। जी महाराज, अब हमें नए पेशवा के नाम की घोषणा करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। जितनी शीघ्र बागडोर समर्थ हाथों में जाएगी उतनी शीघ्र हम स्वयं को हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार कर पाएंगे। बालाजी की मृत्यु के बाद शत्रु हम पर अगला वार करने के लिए घात लगाए बैठा होगा महाराज। गंगाधर जी, ऐसे विषम स्थिति में आप ये दायित्व संभालने के लिए प्रस्तुत हैं? अब हम स्वयं अपनी प्रशंसा में क्या कहें महाराज। पंत ने हमारे विषय में जो भी कुछ कहा है वो सब सत्य है, किंतु इस सत्य से क्या अंतर पड़ता है महाराज? प्रश्न तो ये है कि क्या आपको हम पर विश्वास है?
गंगाधर जी के पास अनुभव, बुद्धि, कौशल्य सब कुछ है, पर आपके पास शाहू महाराज का विश्वास है। उस विश्वास पर विश्वास रखिए। और रही बात समय की, हम भट्ट जी से बात करेंगे। उन्हें कहेंगे वो सुनिश्चित करें कि शाहू महाराज अगले 13 दिन तक कोई निर्णय ना लें। भट्ट जी अपनी भक्ति छोड़कर राजनीति में क्यों प्रवेश करेंगे ऐसा है? क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने को कहेंगे। आपके मन में भट्ट जी के लिए सम्मान हो ना हो, उनके मन में हमारे परिवार के लिए स्नेह है, शुभचिंतक हैं हमारे। आपको 13 दिन का समय चाहिए, वो समय दिलाना हमारा दायित्व है। राव, बस धैर्य रखिए। अहो, अब क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा सरकार। आप लोगों ने शायद पहली बार भाऊ को तीखे तर्क रखते, विवाद करते हुए देखा है, लेकिन हमें भीऊ को और गोटिया भाऊ को इसकी आदत है। क्या है? बाजी और काकू के बीच का संघर्ष बहुत पुराना है, वही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, ये हिंसक मानुस थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। पर वो बहुत क्रोध में थे। तुम्हें चिंता करो नका बहनी, आई साहब का मान रखना भाऊ अपना कर्तव्य मानते हैं, और वो जानते हैं कि उनका क्रोध उनके कर्तव्य से बड़ा नहीं है। चिंता करो नका। पिताजी, अगर आज आप नहीं होते, हमारी जान चली जाती। जो हुआ उसमें गलती हमारी ही है मस्तानी। आपका विवाह हमारा उत्तरदायित्व है, जो हमें स्वयं ही निभाना चाहिए था, परंतु हम बुंदेलखंड को संभालने में इतना उलझे रहे कि बेटी को संभालने की फुर्सत ही नहीं मिली। आप हमसे नाराज हैं पिताजी, तो हम आपसे एक सवाल पूछे? पूछो। आप हमारे अलावा किसी और बात से भी परेशान हैं? ऐसी कौन सी बात है? आज बरसों बाद किसी ने हमारे चेहरे की शिकन पड़ी है। आज लग रहा है कि हमारे महल में कोई हमें भी जानता है। अगर हम आपके बेटे होते तो इस वक्त आपकी हर एक परेशानी हमारी तलवार से मुलाकात कर चुकी होती। हम परेशान हैं मस्तानी, इसलिए कि आज हमने एक ऐसा मित्र खो दिया है जो दूर रहकर भी हमारे विश्वस्त थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट अब इस संसार में नहीं रहे। पेशवा साहब, जो शाहू महाराज के दायां बाजू थे, जिन्होंने मराठी साम्राज्य की बरसों तक सेवा की, उनका जाना तो शाहू महाराज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा पिताजी। आप तो जनाने में रहकर भी दरबारों को समझती हैं मस्तानी। इस समय मराठी दरबार में शाहू जी के सामने बहुत कठिन प्रश्न ये है कि बालाजी के बाद कि अगला पेशवा किसे बनाए।
क्या लगता है पेशवा किसे बनना चाहिए? हमारे मन में तो एक ही नाम है, बालाजी के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। बाजीराव?